औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग शुरू की है जो कि इनाम से हमने लिख के है KMU IHS और काजीपीडिया ने इन स्लाइड को कंपाइल किया हुआ है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ACE इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ये एक डायग्राम है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम का। सबसे पहले हमारे पास जो लीवर है वो एंजियोटेंसिनोजन को प्रोड्यूस करेगा जो कि एक प्रोटीन है। फिर हमारे पास जो किडनी है वो रेनिन बनाएगा और ये रेनिन जो है ये एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में। फिर हमारे पास लंग्स जो है वो एक और एंजाइम बनाता है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 2 को। ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में। अब एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, ये हमारे पास जो है BP यहाँ पे कम है। ठीक है, BP जब कम होगा तो ये प्रोसेस होगा। ये एंजियोटेंसिन एक तो हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, दूसरा काम ये करता है ये एंजियोटेंसिन 2 कि ये हमारे पास जो है अल्डोस्टेरोन को सिक्रेट करता है जो कि हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से अल्डोस्टेरोन को सिक्रेट करता है। फिर ये अल्डोस्टेरोन हमारे पास सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है। तो जब सोडियम और वाटर हमारे पास ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। एक और काम जो एंजियोटेंसिन 2 का है वो ये है कि हमारे पास जो आर्टरियोल्स है ये हमारे पास आर्टरियोल्स को कंस्ट्रक्ट करता है, तो उसकी वजह से भी हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा होता है। एक हमारे पास ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि पोस्टीरियर लोब का, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब है वही से हमारे पास रिलीज करता है ADH, और ADH जो है हमारे पास वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है। तो जब हमारे पास वाटर ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर हमारे पास ज़्यादा होगा। ACE इनहिबिटर्स ब्लॉक प्रोडक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। देखो एंजियोटेंसिनोजन जो है ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है, फिर 1 जो है 2 में कन्वर्ट होता है। तो अगर हम ACE इनहिबिटर देंगे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, तो इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा, इस एंजाइम को ब्लॉक करेगा, उसकी वजह से एंजियोटेंसिन 2 कम होगा। तो ये एंजियोटेंसिन 2 जो है नॉर्मली वेजो कंस्ट्रक्शन करता है, लेकिन जब ये कम होगा तो ये ब्लड वेसल को डायलेट करेगा। ठीक है, एक और बात, इसकी वजह से हमारे पास जो है एंजियोटेंसिन 2 की वजह से ब्लड प्रेशर कम होगा। एक और काम ये करता है कि हमारे पास जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है ADH, ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से रिलीज होता है। तो एंजियोटेंसिन 2 जब कम होगा तो ADH कम होगा, और हमारे पास जो एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल ग्लैंड से अल्डोस्टेरोन भी कम होगा, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 कम है तो अल्डोस्टेरोन भी कम होगा। तो जब ADH कम होगा और अल्डोस्टेरोन कम होगा तो ये हमारे पास सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन करेंगे, सोडियम और वाटर को बाहर निकालेंगे। तो उसकी वजह से हमारे पास BP क्या होगा, BP हमारे पास कम होगा। जब भी सोडियम और वाटर बाहर निकल जाएगा तो इसका मतलब ये है कि BP कम होगा। अब हम ACE इनहिबिटर्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ ड्रग्स है, एक बेनाजोप्रिल है, फोसेनोप्रिल है। इन दोनों को हम OD में दे सकते हैं वंस डेली, और ये 20 to 40 मिलीग्राम में आते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास कैप्टोप्रिल है, ये 6.25 मिलीग्राम से लेकर 12.5 मिलीग्राम में आता है, और इसे हम TDS में दे सकते हैं, मतलब 3 टाइम्स अ डे। फोसेनोप्रिल है, फोसेनोप्रिल 20 मिलीग्राम to 40 मिलीग्राम में आता है, इसे हम डेली दे सकते हैं। जो मोएक्सोप्रिल है ये 7.5 मिलीग्राम में आता है और इसे भी हम OD में दे सकते हैं। जो पेनाप्रिल है ये 10 मिलीग्राम to 40 मिलीग्राम में आता है, इसे भी हम OD में दे सकते हैं। और जो
जो ट्रेंडोलाप्रिल है ये हमारे पास 1 मिलीग्राम टू 40 मिलीग्राम में आता है, इसे भी हम ओडी में देंगे। जो रेमेप्रिल है ये 2.5 मिलीग्राम टू 5 मिलीग्राम में आता है, इसे भी हम ओडी में देंगे। जो पेरेंडोप्रिल है ये 4 मिलीग्राम टू 8 मिलीग्राम में आता है, इसे हम 2 टाइम्स डेली देंगे, मतलब बीडी में देंगे। जो लिसोनोप्रिल है ये 10 मिलीग्राम टू 40 मिलीग्राम में आता है, इसे भी हम डेली देंगे। जो एनालाप्रिल है ये 2.5 मिलीग्राम टू 5 मिलीग्राम में आता है, इसे हम ओडी में भी दे सकते हैं और बीडी में भी दे सकते हैं, ठीक है। एसी इनहिबिटर्स आर अ क्लास ऑफ ड्रग्स प्राइमरीली यूज टू लोअर ब्लड प्रेशर। एसी इनहिबिटर एक ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे पास ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। They work by inhibiting the enzyme that convert angiotensin 1 to angiotensin 2, a potent vasoconstrictor that raises blood pressure। ये हमारे पास जो ड्रग्स है ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में जो एसी इनहिबिटर करता है, एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा। तो जब हम एसी इनहिबिटर देंगे तो ये जो एंजियोटेंसिन 1 है ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर कन्वर्ट भी होगा तो ये एंजियोटेंसिन 2 कम होगा, ठीक है। और जो एंजियोटेंसिन 2 है वो नॉर्मली वेजो कंस्ट्रक्शन करता है, ब्लड वेसल को कंस्ट्रक्ट करता है और बीपी इंक्रीज करता है। लेकिन जब एंजियोटेंसिन 2 कम होगा तो ये हमारे पास वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, वेजो डायलेशन होगा और इसकी वजह से फिर बीपी कम होगा। By blocking this conversion, AC inhibitor reduce the level of angiotensin 2। तो अगर हमने AC inhibitor दी तो इसकी वजह से हमारे पास angiotensin 2 कम होगा, leading to vasodilation। जब angiotensin 2 कम होगा leading to vasodilation and reduce blood volume, ultimately lowering blood pressure। तो जब angiotensin 2 कम होगा तो vasodilation होगा, blood volume कम होगा, blood pressure कम होगा। ACE is also responsible for the breakdown of bradykinin, a peptide that increases the production of nitric oxide and prostacyclin by the blood vessel। Both nitric oxide and prostacyclin are potent vasodilator। अब हमारे पास जो ACE है, ACE को हम ब्रेडिकाइनेज भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ACE को हम ब्रेडिकाइनेज इसलिए कह सकते हैं कि हमारे पास ब्रेडिकाइनिन जो कि हमारे पास एक प्रोटीन है, एक पेप्टाइड है, ये हमारे पास निट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन को प्रोड्यूस करता है। ब्रेडिकाइनिन हमारे पास प्रोस्टासाइक्लिन और निट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, और जो निट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन है ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास वेजो डायलेशन करते हैं, ठीक है। तो एसी जो है ये हमारे पास ब्रेडिकाइनिन का ब्रेकडाउन करता है। ACE inhibitor inhibit that enzyme and the concentration of bradykinin increase, leading to vasodilation, but it also suppress the cough center in the brain, leading to dry cough। तो जब हमने ACE inhibitor दी तो ACE inhibitor हमने दी तो इसकी वजह से हमारे पास ये एंजाइम जो है ये ACE ये हमारे पास इनहिबिट हुआ। जब ये एंजाइम इनहिबिट हुआ तो ये ऐसा करेगा कि इसकी वजह से हमारे पास जो ब्रेडिकाइनिन है वो ज़्यादा होगा। जब ब्रेडिकाइनिन ज़्यादा होगा तो ये निट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन को रिलीज़ करेगा, उसकी वजह से वेजोडाइलेशन आएगा। दूसरी बात यह है कि ये हमारे पास जो है कफ रिसेप्टर, कफ सेंटर जो कि ब्रेन में लगा हुआ है, ये ACE इनहिबिटर जब हम देते हैं तो ये हमारे पास कफ सेंटर को ब्रेन में इनहिबिट करते हैं। जब कफ सेंटर को ब्रेन में इनहिबिट करते हैं, सप्रेस करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास ड्राई कफ आएगा, ठीक है। ACE इनहिबिटर के साथ ड्राई कफ जो है ये कॉमन है। ओवरऑल ACE इनहिबिटर डिक्रीज एंजियोटेंसिन 2 एंड इंक्रीज ब्रेडिकाइनिन लेवल। तो जब हम ACE इनहिबिटर देंगे तो उसकी वजह से हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 कम होगा और ब्रेडिकाइनिन का लेवल ज़्यादा होगा। वेजोडाइलेशन इज द रिजल्ट ऑफ डिक्रीज वेजो कंस्ट्रक्शन। तो हमारे पास जब वेजो कंस्ट्रक्शन कम होगा तो हमारे पास वेजोडाइलेशन ज़्यादा होगा। फ्रॉम डिमिनिश लेवल ऑफ एंजियोटेंसिन 2। जब एंजियोटेंसिन 2 कम होगा तो वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, इसके ज़रिए वेजोडाइलेशन होगा। एंड इनहेंस वेजोडाइलेशन फ्रॉम इंक्रीज ब्रेडिकाइनिन। जब ब्रेडिकाइनिन हमारे पास ज़्यादा होगा तो वेजोडाइलेशन होगा। By reducing circulating angiotensin 2 level, ACE inhibitors also decrease the secretion of aldosterone, result in decreased sodium water retention।
तो जब भी हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 कम होगा तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि अल्डोस्टेरोन कम होगा। तो जब अल्डोस्टेरोन कम होगा तो उसकी वजह से सोडियम और वाटर रिटेंशन कम होगा। तो जब सोडियम और वाटर रिटेंशन कम होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास बीपी जो है वो कम होगा। ACE inhibitors preload reduce both cardiac and afterload, thereby decreasing cardiac work। जब ACE inhibitor हम देंगे तो ये प्रीलोड को भी कम करेंगे और आफ्टर लोड को भी कम करेंगे और उसकी वजह से हमारे पास कार्डियक वर्क या कार्डियक आउटपुट कम होगा। प्रीलोड इज द लोड ऑफ ब्लड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल एट द रिलैक्सेशन फेज। प्रीलोड का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन के टाइम पर, डायस्टोली के टाइम पर, जब भी हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा इसे हम कहेंगे प्रीलोड। आफ्टर लोड हमारे पास रेजिस्टेंस है। आफ्टर लोड इज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट विच लेफ्ट वेंट्रिकल हैव टू परफॉर्म। आफ्टर लोड जो है ये हमारे पास रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस के बजाय और इस रेजिस्टेंस को हमारे पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो हमारे पास कंट्रैक्शन करेगा, वो अपना वर्क करेगा अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस को हम आफ्टर लोड कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समरी। जब ACE इनहिबिटर हम दे देते हैं तो इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। जब हम ACE इनहिबिटर दे देते हैं तो एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा तो एंजियोटेंसिन 2 का लेवल कम होगा। इसकी वजह से ACE इनहिबिटर की वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन कम आएगा। तो जब वेजो कंस्ट्रिक्शन कम आएगा तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा और जब पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा तो आफ्टर लोड कम होगा, क्योंकि आफ्टर लोड हमारे पास ये रेजिस्टेंस है। इसकी वजह से अल्डोस्टेरोन कम होगा तो सोडियम और वाटर रिटेंशन कम होगा तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर कम होगा। ACE इनहिबिटर की वजह से ब्रेडिकाइनिन ज़्यादा होगा। तो जब ब्रेडिकाइनिन ज़्यादा होगा तो वो वेजोडाइलेशन लेके आएगा। लेकिन हमारे पास जो ब्रेडिकाइनिन है वो हमारे पास ब्रेन में हमारे पास जो कफ रिसेप्टर है या कफ सेंटर है उसे सप्रेस करता है, तो इसकी वजह से हमारे पास ड्राई कफ भी आएगा। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है, आफ्टर लोड भी डिक्रीज करता है और प्री लोड भी डिक्रीज करता है और इसके साथ हमारे पास कार्डियक वर्क भी कम होगा और ब्लड प्रेशर भी कम होगा। स्लो प्रोग्रेशन ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी कार्डियोप्रोटेक्टिव इन CHF। ACE इनहिबिटर को हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी में भी दे सकते हैं, ठीक है। डायबिटिक वाले पेशेंट में अगर हमारे पास किडनी डैमेज हो रहा है, उसके नेफ्रॉन डैमेज हो रहे हैं, ठीक है, उस पेशेंट को प्रोटीन यूरिया आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी यूरिन में प्रोटीन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें हम भी ACE इनहिबिटर दे सकते हैं और ACE इनहिबिटर कार्डियोप्रोटेक्टिव है। इसे हम हार्ट फेलर में भी दे सकते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलर में भी इसे हम दे सकते हैं। ACE इनहिबिटर में जो ड्रग्स है कैप्टोप्रिल है, एनालाप्रिल है, लिसनोप्रिल है और रेमेप्रिल है। कैप्टोप्रिल की बात करें तो उसका हमारे पास जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो शॉर्ट है, ठीक है। एक ये हमारे पास इसमें सल्फाहाइड्रल ग्रुप होता है, ठीक है, इस कैप्टोप्रिल में। दूसरी बात है कैप्टोप्रिल की वजह से रैशेस आएंगे और टेस्ट डिस्टर्बेंस यानी टेस्ट में चेंजेस आएंगे। एनालाप्रिल की बात करें तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंटरमीडिएट है, ठीक है, ये इनएक्टिव है। ये एनालाप्रिल कन्वर्ट होता है एक्टिव कंपाउंड में जिसका नाम है एनालाप्रिलेट। लिसनोप्रिल की बात करें तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग है। लिसनोप्रिल वाटर सॉल्युबल है, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई भी ड्रग जब बॉडी में आता है वो इनएक्टिव होता है। तो जब इनएक्टिव ड्रग होता है इनएक्टिव, तो इस ड्रग को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास प्रोडक्ट है। रेमेप्रिल की बात करें तो ये भी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है और ये कार्डियो प्रोडक्टिव है। इसे हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन जब हो जाए उसके बाद उस पेशेंट को हम रेमेप्रिल भी दे सकते हैं, ठीक है। थेरेपेटिक यूज़ की बात करें ACE इनहिबिटर की तो इसे हम हाइपरटेंशन में दे सकते हैं, ये फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है हाइपरटेंशन में। कंजेस्टिव हार्ट फेलर में भी दे सकते हैं और पोस्ट MI में भी दे सकते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में भी दे सकते हैं और क्रोनिक किडनी डिजीज में भी दे सकते हैं। अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ये निमोनिक है, इसके लिए कैच। इसका मतलब ये है कि इसकी वजह से हमारे पास ड्राई कफ आएगा, ठीक है, परसिस्टेंस और ड्राई कफ आएगा। एंजियोएडिमा इसके साथ आएगा। एंजियोएडिमा का मतलब ये है
कि जब हमारे पास फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाए अराउंड द लिप्स और अराउंड द आइस, ठीक है, इसे हम एंजियोएडिमा कहेंगे। तो जब हम ऐसे इनहिबिटर यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से हमारे पास एंजियोएडिमा आएगा। ये टेराटोजेनिक है, इसे हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, ठीक है, कैटेगरी डी। इसकी वजह से हमारे पास क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा हो सकता है, रीनल डिस्फंक्शन काज कर सकता है, आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है। इसकी वजह से हाइपरक्लीमिया भी आएगा, पोटेशियम लेवल ज़्यादा होगा और हाइपोटेंशन फर्स्ट हो जाता है। जब इसे हम हाइपरटेंशन में देंगे तो इसकी वजह से हमारे पास हाइपोटेंशन भी आ सकता है, ठीक है, इस एसी इनहिबिटर की वजह से। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो इसे हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। और अगर बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, कोई भी पेशेंट है उसकी किडनी में जो रीनल आर्टरी है वो नैरो हो गया है, उसमें स्टेनोसिस हो गया, तो उस पेशेंट को भी हम एसी इनहिबिटर नहीं दे सकते। एंजियोएडिमा वाले पेशेंट को भी एसी इनहिबिटर नहीं देंगे। और अगर हाइपरक्लीमिया वाले पेशेंट है जिसका पोटेशियम लेवल ज़्यादा है तो उस पेशेंट को भी हम एसी इनहिबिटर नहीं देंगे। ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो अगर हम एसी इनहिबिटर को पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स के साथ देंगे तो इसकी वजह से हमारे पास पोटेशियम लेवल ज़्यादा होगा, हाइपरकैलेमिया आएगा। अगर एनसेड के साथ देंगे एसी इनहिबिटर को तो इसकी वजह से एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट कम होगा। और अगर बाकी डाययूरेटिक्स के साथ हम दे देते हैं एसी इनहिबिटर तो इसकी वजह से भी हमारे पास हाइपोटेंशन आएगा। अब हम बात करते हैं एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर की, एआरबी ब्लॉकर की, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर की, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देखो भाई, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ये एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन 2 के लिए हमारे पास 2 रिसेप्टर लगा होता है, एक हमारे पास टाइप 1 होता है और दूसरा हमारे पास टाइप 2 होता है। तो ये हमारे पास ऐसा काम करता है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ये टाइप 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। जब टाइप 1 रिसेप्टर को ये ब्लॉक करते हैं तो हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 जो है ये टाइप 1 रिसेप्टर पे अटैच नहीं होगा, तो इसकी वजह से हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 ज़्यादा होगा। तो जब एंजियोटेंसिन 2 ज़्यादा होगा तो ये टाइप 2 रिसेप्टर पे अटैच होता है, और टाइप 2 रिसेप्टर पे जब ये अटैच होता है तो ये हमारे पास वेसोडाइलेशन देके आता है, और वेसोडाइलेशन की वजह से फिर हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो कम होता है। Angiotensin 2 receptor blocker primarily work by selectively blocking the angiotensin 2 टाइप 1 रिसेप्टर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास ये जो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर हम देंगे तो ये हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 के लिए जो टाइप 1 रिसेप्टर लगा हुआ है उसे ब्लॉक करेंगे, लीडिंग टू रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर। तो इसकी वजह से हमारे पास बीपी कम होगा एंड अदर इफेक्ट्स ऑफ एंजियोटेंसिन 2। While ARB blocks the angiotensin 1 receptor, they don't directly block the angiotensin 2 type 2 receptor। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास जो ARB ड्रग्स है ये एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, 2 को हमारे पास डायरेक्टली ब्लॉक नहीं करता है। इंस्टेड द ब्लॉकेज ऑफ एंजियोटेंसिन टाइप 1 रिसेप्टर by ARB can lead to increased level of angiotensin 2। तो जब भी हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 के लिए जो टाइप 1 रिसेप्टर है उसे हमने ब्लॉक किया, इनहिबिट किया, तो उसकी वजह से हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 जो है वो ज़्यादा होगा, विच कैन देन एक्टिवेट द एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर। फिर ये हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर पे अटैच होगा। एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर टाइप 1 को हमने ब्लॉक किया तो एंजियोटेंसिन 2 तो टाइप 1 पे अटैच नहीं होगा, अब ये हमारे पास टाइप 2 रिसेप्टर पे अटैच होगा। द AT2R activation in turn can mediate beneficial effects like vasodilation, anti-proliferation and apoptosis। तो जब एंजियोटेंसिन 2 टाइप 1 पे अटैच नहीं होगा, टाइप 2 पे अटैच होगा, तो जब टाइप 2 पे अटैच होगा तो इसकी वजह से वेसोडाइलेशन आएगा, एंटी प्रोलिफरेशन आएगा और एपोप्टोसिस आएगा, ठीक है। एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर ब्लॉकेज, ARB are designed to bind and block the AT1 receptor, मेजर कंपोनेंट ऑफ एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये ARB ड्रग्स जो है ये हमारे पास टाइप 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, जो कि हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है रास सिस्टम का। दिस रिसेप्टर इज फाउंड इन वेरियस टिश्यू इंक्लूडिंग द हार्ट, ब्लड वेसल, किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड। ये जो हमारे पास 1 रिसेप्टर है जिसे हम ब्लॉक कर रहे हैं तो ये हमारे पास हार्ट पे प्रेजेंट है, ब्लड वेसल पे प्रेजेंट है, किडनी पे प्रेजेंट है और एड्रिनल ग्लैंड पे प्रेजेंट है। Blocking the AT1 receptor prevent angiotensin 2 from binding
and exerting its effect such as vasoconstriction, aldosterone release and cell growth. तो जब भी हमारे पास टाइप 1 रिसेप्टर हमने ब्लॉक किया ARB के जरिए, ठीक है, तो जब टाइप 1 रिसेप्टर हमने ब्लॉक किया तो एंजियोटेंसिन 2 टाइप 1 रिसेप्टर पे अटैच नहीं होगा, तो हमारे पास वेजोकंस्ट्रक्शन नहीं आएगा और अल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा और सेल ग्रोथ नहीं होगा। दिस नेट रिजल्ट इज अ डिक्रीज इन BP ब्लड प्रेशर प्राइमरीली थ्रू वेजोडाइलेशन। तो जब हमने टाइप 1 रिसेप्टर ब्लॉक किया और हमारे पास जो एंजियोटेंसिन 2 ज़्यादा है वो टाइप 2 पे अटैच होगा, तो उसकी वजह से वेजोडाइलेशन आएगा और ब्लड प्रेशर कम होगा। Unlike ACE inhibitor, ARB do not affect bradykinin degradation। ये ब्रेडिकाइनिन है, ब्रेडिकाइनिन डिग्रेडेशन। जैसा कि हमने बात की, तो हमारे पास जो ARB है वो हमारे पास ब्रेडिकाइनिन डिग्रेडेशन को अफेक्ट नहीं करता एज ACE इनहिबिटर, जो कि हमारे पास ब्रेडिकाइनिन डिग्रेडेशन को अफेक्ट करता है। ACE इनहिबिटर की वजह से हमने ये बात की कि ACE इनहिबिटर की वजह से ब्रेडिकाइनिन जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, और ARB जो है ये ब्रेडिकाइनिन को अफेक्ट नहीं करता। अगर हम बात करें ARB इनहिबिटर की, इसमें जो ड्रग्स है लूजर्टान है, वेल्जर्टान है, एर्बिजर्टान है, टेलमिजर्टान है, ओल्मिजर्टान है। अगर लूजर्टान की हाफ लाइफ की बात करें वो 2 आवर्स है, लेकिन जो हमारे पास लूजर्टान है ये जो हमारे पास यूरिक एसिड ट्रांसपोर्ट है इसे भी ब्लॉक करता है, इसे भी इनहिबिट करता है। अगर वेल्जर्टान की बात करें तो इसका हाफ लाइफ 6 आवर है और इसे हम कंजेस्टिव हार्ट फेलर में दे सकते हैं। एर्बिजर्टान की बात करें तो इसका हाफ लाइफ 11 to 15 आवर है, यह हमारे पास डायबिटिक नेफ्रोपैथी में दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि डायबिटीज़ में ये रीनल प्रोटेक्शन का काम करता है। टेलमिजर्टान की बात करें उसका हाफ लाइफ 24 आवर है, ये लॉन्ग एक्टिंग है और इसे हम OD में दे सकते हैं। ओल्मिजर्टान की बात करें तो उसका हाफ लाइफ 13 आवर है, यह हमारे पास पोटेंट BP लोअरिंग है, इसकी वजह से BP कम होगा। AT2 receptor activation by blocking the AT1 receptor ARB can lead to increase in circulating angiotensin 2 level। तो जब हम टाइप 1 रिसेप्टर ब्लॉक करते हैं तो इसकी वजह से हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 ज़्यादा होगा। This excess angiotensin 2 can then bind to the AT2 receptor। तो जब हमारे पास टाइप 1 रिसेप्टर तो ब्लॉक है और एंजियोटेंसिन 2 ज़्यादा है, तो ये एंजियोटेंसिन 2 टाइप 2 रिसेप्टर पे फिर हमारे पास अटैच होंगे। AT2 receptor activation is associated with several benefits including जब एंजियोटेंसिन 2 जो है वो हमारे पास टाइप 2 रिसेप्टर पे अटैच होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगा, एंटी प्रोलिफरेशन होगा, एपोप्टोसिस होगा। वेजोडाइलेशन, AT2 receptor can promote relaxation of blood vessels contributing to lower blood pressure। तो जब भी हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 टाइप 2 रिसेप्टर पे अटैच होता है तो उसकी वजह से वेजोडाइलेशन आएगा और जब वेजोडाइलेशन आएगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा। एंटी प्रोलिफरेशन, दे कैन इनहिबिट द एक्सेसिव ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल पार्टिकुलरली इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो जब एंजियोटेंसिन 2 टाइप 2 रिसेप्टर पे अटैच होता है तो इसका एक काम है एंटी प्रोलिफरेटिव, मतलब एंटी प्रोलिफरेटिव या एंटी माइटोसिस। इसका मतलब यह है कि कोई भी हमारे पास एक सेल है, हार्ट में सेल्स है, वो हमारे पास माइटोसिस हो रहा है, उसका प्रोलिफरेशन हो रहा है, तो जब हम ARB देंगे तो उसकी वजह से उस सेल का प्रोलिफरेशन कम होगा। एपोप्टोसिस, AT2 receptor can promote programmed cell death apoptosis which can be beneficial in certain disease। कोई भी डिजीज है उसमें हमारे पास जो है एक्सेसिव सेल ग्रोथ हो रहा है, तो जब हम ARB देंगे तो इसकी वजह से हमारे पास ये होगा कि हमारे पास एपोप्टोसिस करेगा, तो हमारे पास कोई भी सेल है वो डैमेज है या हमारे पास ओवर प्रोलिफरेशन हो रहा है तो इसकी वजह से एपोप्टोसिस होगा, उस सेल का डेथ होगा। रीनल सोडियम एक्सक्रीशन, एक्टिवेशन ऑफ AT2 रिसेप्टर कैन एनहांस द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इन द किडनी। तो उसकी वजह से हमारे पास सोडियम किडनी में लॉस होगा, जब सोडियम लॉस होगा तो वाटर लॉस होगा, तो उसकी वजह से भी हमारे पास BP कम होगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट, AT2 रिसेप्टर एक्टिवेशन कैन आल्सो रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो AT2 रिसेप्टर की वजह से हमारे पास क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन भी होगा और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। ऑक्सीडेंट का मतलब ये है कि हमारे पास फ्री रेडिकल बनेंगे, तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, इसकी वजह से हमारे पास जो है
फ्री रेडिकल कम होंगे। जब फ्री रेडिकल कम होगी तो हमारा सेल डैमेज नहीं होगा। ये हमारे पास जो एंजियोटेंसिनोजन है ये कन्वर्ट होता है 1 में विद द हेल्प ऑफ रेनिन, और जो 1 है वो 2 में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो जब हम एसी इनहिबिटर, ठीक है, एसी इनहिबिटर हम दे देते हैं तो इसकी वजह से हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 कम होगा। ठीक है, एसी इनहिबिटर हम दे देते हैं तो एंजियोटेंसिन 2 कम होगा। ठीक है, और जब हमने आरबी दे देते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, तो ये हमारे पास ऐसा काम करते हैं। नॉर्मली हमारे पास जो है एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर, ठीक है, तो ये हमारे पास एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर नॉर्मली क्या करता है, वेजोकंस्ट्रक्शन करता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, सेल प्रोलिफरेशन करता है, अल्डोस्टेरोन रिलीज करता है और रेनिन सोडियम रिअब्जॉर्प्शन करता है। लेकिन जब हमने एआरबी दिए तो इसकी वजह से एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर जो है वो ब्लॉक हो गया। तो अब ये सारे इफेक्ट हमारे पास डिक्रीज करेगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि हमारे पास एंजियोटेंसिन, अगर हमने एआरबी टैप1 को ब्लॉक किया, टैप1 को हमने ब्लॉक किया तो इसकी वजह से हमारे पास जो है एंजियोटेंसिन 2 ज़्यादा होगा। जब एंजियोटेंसिन 2 ज़्यादा होगा तो वो टैप2 रिसेप्टर पे अटैच होगा, और जब ये टैप2 रिसेप्टर पे अटैच होगा तो वहाँ पर वेजोडाइलेशन आएगा और हमारे पास एपोप्टोसिस आएगा और एंटी प्रोलिफरेटिव इफेक्ट आएगा। तो इसका मतलब ये है कि सेल ग्रोथ कम होगा। ठीक है, और नॉर्मली अगर एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर की बात करें तो ये हमारे पास अगर वेजोकंस्ट्रक्शन करता है, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन करता है, तो उसकी वजह से हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस और हाइपरटेंशन हो गया। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब ये है कि आपके ब्लड वेसल में हमारे पास फैट्स जब डिपॉजिट होते हैं तो इसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस कह सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने एआरबी रिसेप्टर ब्लॉक कर दिया है तो इसकी वजह से हमारे पास फिर एथेरोस्क्लेरोसिस और हाइपरटेंशन नहीं आएगा। इसमें जो ड्रग्स है लूजर्टान है, टेलमिसर्टान है, उलमिसर्टान है, फिमाजर्टान है, एजिलजर्टान है, वेलजर्टान है, एर्बिजर्टान है और केंडिजर्टान है। एडीएस की बात करें और कॉमन एआरबीज, ओके, ये हमारे पास ऊपर जो ड्रग्स है। अगर थेरापेटिक यूज की बात करें तो इसे हम हाइपरटेंशन में दे सकते हैं, हार्ट फेलियर में दे सकते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में दे सकते हैं, पोस्ट एमआई में दे सकते हैं और क्रोनिक किडनी डिजीज में दे सकते हैं। अगर एडियाज की बात करें तो इसकी वजह से हमारे पास हाइपरकलीमिया आएगा, पोटेशियम लेवल ज़्यादा होगा, हाइपोटेंशन आएगा, डिजीनेस हमारे पास इसके साथ आएगा, चक्कर आना और फटीग आएगा, इसके लिए हमारे पास थकावट होगा। रीनल डिस्फंक्शन काज कर सकता है, तो इसके लिए आपने क्रिएटिनिन को चेक करना है। लोअर रिस्क ऑफ कफ एंड एंजियोएडिमा कंपेयर टू एसी इनहिबिटर। एसी इनहिबिटर के साथ हमारे पास कफ और एंजियोएडिमा बहुत ज़्यादा आता है, और हमारे पास जो एआरबी है उसके साथ कफ और एंजियोएडिमा कम आएगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो इसे आप प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में भी आप नहीं दे सकते। जब भी हमारे पास रीनल आर्टरी हमारे पास नैरो हो तो इसे हम कहेंगे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, इसे आप उसमें नहीं दे सकते। और इसे हम हाइपरकलीमिया भी नहीं दे सकते हैं। काशन इन एल्डरली एंड वॉल्यूम डिप्लीटेड पेशेंट, कोई भी पेशेंट है उसके बॉडी में हमारे पास वॉल्यूम कम है या हमारे पास एल्डरली पर्सन है तो उसमें आपने इसे एहतियात से देना है, काशन के साथ देना है। ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो अगर आप पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स के साथ दे देते हो तो इसकी वजह से हमारे पास हाइपरकलीमिया आएगा। एनसेट के साथ दे देते हो तो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट कम आएगा, और अगर आप इसे लिथियम के साथ दे देते हो तो इसकी वजह से भी टॉक्सिसिटी आएगा। कंबाइन विद एसी इनहिबिटर नॉट रिकमेंडेड, एसी और एआरबी को आप कॉम्बिनेशन में नहीं दे सकते हो। ठीक है, एआरबी वर्सेस एसी इनहिबिटर्स। ब्रेडिकाइनिन का लेवल इंक्रीज करता है एसी इनहिबिटर और एआरबी इंक्रीज नहीं करता। कफ हमारे पास एसी के साथ बहुत ज़्यादा आएगा और एआरबी के साथ कम आएगा। एंजियोएडिमा एसी इनहिबिटर के साथ ज़्यादा आएगा और हमारे पास एआरबी के साथ कम आएगा। फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स जो है वो एसी इनहिबिटर है। ठीक है, उसके बाद हम एसी इनहिबिटर है फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग, उसके बाद हम एआरबी देंगे। और अगर हमारे पास एसी टॉलरेटेड नहीं है तो फिर भी हम एआरबी की तरफ आएंगे। ठीक है, एआरबी ड्रग्स की तरफ फिर आएंगे। स्टार्ट लो, गो स्लो इन एल्डरली और सीकेडी।
उसे आपने स्लोली स्टार्ट करना है, लो डोज के साथ स्टार्ट करना है। और अगर एल्डरली पीपल है और CKD पीपल है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट जो है, उसमें हमने बहुत ज़्यादा कम डोज से स्टार्ट करना है और स्लोली देना है। BP चेक करना है, इसके दौरान पोटेशियम लेवल चेक करना है और क्रिएटिनिन लेवल चेक करना है। प्रेफर्ड इन पेशेंट इंटॉलरेंट टू ACE इनहिबिटर। ARB को हम तब दे सकते हैं जब हमारे पास कोई भी पेशेंट है वो ACE टॉलरेट नहीं कर सकता, तो फिर हम ARB में देंगे। दोनों को हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। फिर हमारे पास डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर ड्रग्स है। इसमें हमारे पास एक ड्रग आता है एलिस्कारिन, ठीक है। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर निविस रास ब्लॉकर है, ठीक है। ये हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है रास मैकेनिज्म में, जब एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में, तो वो हमारे पास रेनिन के जरिए कन्वर्ट होता है। तो जब हम ये ड्रग देंगे तो ये जो फर्स्ट स्टेप है रास मैकेनिज्म है वो ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास रास मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप ब्लॉक करता है। एलिस्कारिन इज द ओनली डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर करंटली अप्रूव्ड। ये हमारे पास एलिस्कारिन जो है ये डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर ड्रग है। अगर फीचर की बात करें तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी 2.5% है। ऑनसेट इसका स्लोली है, हाफ लाइफ 24 आवर है, OD में दे सकते हैं। और जो हमारे पास राउट है ओरली इसे हम ले सकते हैं, और वो जब बॉडी से बाहर निकल जाएगा तो ये फीसिस के जरिए बाहर जाएगा। तो रैपिड यूज की बात करें तो इसे हम हाइपरटेंशन में दे सकते हैं, इसे हम एलोन भी दे सकते हैं और अदर ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं। नॉट द फर्स्ट लाइन, रिजर्व फॉर द पेशेंट इंटॉलरेंट टू ACE या ARB। ये फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग नहीं है, पहले हम ACE देंगे, ARB देंगे, उसके बाद हम ये जो है ये इसके बाद एलिस्कारिन दे सकते हैं। इन्वेस्टिगेटेड फॉर डायबिटिक नेफ्रोपैथी और क्रोनिक हार्ट फेलर बट नॉट रेडियोएक्टिव। इस हम नेफ्रोपैथी और डायबिटिक नेफ्रोपैथी और क्रोनिक हार्ट फेलर में दे सकते हैं, लेकिन अभी तक ये प्रूव नहीं हुई है। एडीएस की बात करें तो इसके साथ डायरिया आएगा, हाइपरकैलेमिया आएगा, पोटेशियम लेवल ज़्यादा होगा, हाइपोटेंशन आएगा, इसके साथ हेडेक आएगा, डिजीनेस आएगा और एंजियोएडिमा बहुत ज़्यादा कम आ सकता है एज़ कम्पेयर टू ACE, ठीक है। रेयर एंजियोएडिमा लेस देन ACE, इसके एंजियोएडिमा इसके साथ बहुत ज़्यादा कम आएगा एज़ कम्पेयर टू ACE। प्रेगनेंसी में आप कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो प्रेगनेंसी में आप नहीं दे सकते, रीनल स्टेनोसिस में नहीं दे सकते हैं। यूज विद ACE इनहिबिटर दे आर बी इन डायबिटिक इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ओके, अगर आप इस ड्रग को एलिस्कारिन को ACE इनहिबिटर के साथ कंबाइन कर सकते हो या ARB के साथ आपने कंबाइन किया और उसे हमने डायबिटिक पेशेंट को दिया, तो आप उस डायबिटिक पेशेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास रीनल इम्पेयरमेंट हो जाएगा, उसका किडनी डैमेज हो सकता है, हाइपोटेंशन आ सकता है और हाइपरकैलेमिया भी आ सकता है। कॉशन इन रीनल इम्पेयरमेंट, ठीक है। इसे आप रीनल इम्पेयरमेंट में ACE इनहिबिटर्स और ARB इनहिबिटर के साथ नहीं दे सकते, ठीक है। ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो ACE इनहिबिटर और ARB के साथ आपने डायबिटिक वाले पेशेंट को ACE और ARB के साथ कम्बिनेशन में ये ड्रग नहीं देना है। इनसेट के साथ अगर आप दोगे तो इसकी वजह से एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट कम होगा। अगर पोटेशियम स्पेरिन डेरिवेटिव्स के साथ आपने दिया तो इसकी वजह से हाइपरकैलेमिया आएगा, और प्रोसेमाट के साथ आपने दिया तो ये ड्रग अगर जब आप प्रोसेमाट के साथ दे देते हो तो इसकी वजह से हमारे पास जो ये ड्रग है इसका लेवल कम होगा। मॉनिटरिंग पैरामीटर, जब आप एलिस्कारिन देंगे तो आपने पोटेशियम को मॉनिटर करना है, उसे चेक करना है, ठीक है। क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को भी चेक करना है, ब्लड प्रेशर को चेक करना है और वॉल्यूम स्टेटस को भी आपने चेक करना है।